हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रोफेसर। एंड आज की इस वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड उसके बाद अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस एंड नेक्स्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसके बाद है एथिकल इश्यूज इन इंडियन बिजनेस एंड लास्ट में है प्रोफेशनल वैल्यूज़। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स के मीनिंग के साथ। जो एथिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है एथिकोस एंड एक लैटिन वर्ड भी है एथिक्स एंड इन दोनों वर्ड्स का बेसिक मीनिंग है कैरेक्टर। सो एथिक्स मीन्स कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके अलावा एथिक्स हम उस साइंस एंड फिलॉसफी को कहते हैं जो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है एंड कौन सी चीज़ बुरी है। मीन्स एथिक्स टेल्स अस व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। एंड जब हम इस एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज़ को या किसी भी पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते तो उसे हम कहेंगे बिजनेस एथिक्स। तो इसीलिए बिजनेस एथिक्स का मतलब है जब हम कोई भी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते बिजनेस में जो हमें बताएंगे कि आपके बिजनेस में क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। मीन्स ये आपके बिहेवियर को गाइड करेंगे बिजनेस में। और उसके बाद है फीचर्स और नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहले है कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस एथिक्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि क्या उसके लिए सही है एंड क्या उसके लिए गलत है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। एंड फिर उसके बेसिस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बेसिस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपना काम करेगी। एंड इसके अलावा जो बिजनेस एथिक्स है वो सोसाइटी की मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो जैसे आज के बिज़नेस वर्ल्ड में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि कॉरपोरेट लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, ऐसे ही बिज़नेस एथिक्स भी आज के टाइम के ऊपर एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है। एंड इसके अलावा जो बिज़नेस एथिक्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, मींस बाउंड्रीज सेट करता है जिसके अंदर रह के ही उस कंपनी ने अपनी फंक्शनिंग करनी है। एंड उसके बाद है वॉलंटरी। मींस बिजनेस एथिक्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये उसकी अपनी मर्जी है। मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे। इट इज़ अ वॉलंटरी थिंग। उसके बाद है ग्रेटर देन लॉ। जो बिजनेस एथिक्स है ये लॉ से बड़ा है, क्योंकि जो बिजनेस एथिक्स है ये सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है एंड इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। एंड जो लॉ है वो सोशल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। मींस पहले बिजनेस एथिक्स आएगा एंड उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ आता है। तो इसीलिए जो बिजनेस एथिक्स है ये एक बिगर टर्म है एज़ कम्पेयर टू लॉ। और उसके बाद है गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। तो बिजनेस एथिक्स का मेन मोटिव ही यही है कि सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जाए। तो इसीलिए बिजनेस एथिक्स जो है वो अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड इसके अलावा बिजनेस एथिक्स को सही तरीके से यूज़ करने के लिए एजुकेशन एंड गाइडेंस की भी साथ साथ में ज़रूरत पड़ती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एस्पेक्ट।
जो बिज़नेस एथिक्स है इसको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करेंगी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं एंड सोसाइटी में भी अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स रहते हैं। सो दैट मीन्स बिज़नेस एथिक्स इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है बिज़नेस सोशल रिलेशनशिप। हमने पहले भी डिस्कस किया है, बिज़नेस एथिक्स का मेन मोटिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, विच मीन्स बिज़नेस एथिक्स हर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद है पर्सनल डिग्निटी। तो अगर कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को बढ़िया तरीके से यूज़ करेगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होगी एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसकी भी डिग्निटी, गुडविल एंड रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी। एंड इसके अलावा बिज़नेस एथिक्स जो है वो अभी अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है बिज़नेस मार्केट में, जो कि टाइम के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। एंड जो बिज़नेस एथिक्स है ये प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहता है तुझे जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ, लेकिन सही तरीके से कमाओ, सोसाइटी का नुकसान या और किसी भी स्टेक होल्डर का नुकसान बिना किए। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस और नीड और एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस एथिक्स है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करेगा स्टैंडर्ड्स को बनाने में, इस्टेब्लिश करने में, उन्हें मेंटेन करने में, या इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में। मींस ये हेल्प करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में, जिनके बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना है। एंड इसके अलावा जो बिज़नेस एथिक्स है ये ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है सोशल एंड एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स को पूरा करने में। मींस ये ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर करवाता है कि उनकी सोसाइटी के प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी है। एंड बिज़नेस एथिक्स ये भी इंश्योर करवाता है कि कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करे सोसाइटी को या कस्टमर्स को। एंड बिज़नेस एथिक्स हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सीलेंस को अचीव करने में एंड कस्टमर के ऊपर अपना फोकस रिटेन करने में। एंड इसके अलावा बिज़नेस एथिक्स कंपनी के उन पर्सन्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है जिनका मेन काम होता है कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना एंड उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। एंड ये पर्सन्स जिन्होंने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ये उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एंड बिज़नेस एथिक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है आज के कस्टमर को बिज़नेस माल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए, या इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बिज़नेस एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा जो बिज़नेस एथिक्स है ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ या शेयर होल्डर्स या और कोई भी स्टेक होल्डर हो उनको भी प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए, वो उनको भी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, उनको भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए जो बिज़नेस एथिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन का बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ गुड रिलेशन इस्टेब्लिश करने में। इसके अलावा बिज़नेस एथिक्स मार्केट में एक फेयर कंपटीशन एंड हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। मींस जो बिज़नेस एथिक्स है ये मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करते। एंड इन सब के अलावा बिज़नेस एथिक्स बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, बिज़नेस की सर्वाइवल में एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिटेबल हो जाए एंड एक्सपैंड भी कर सके। एंड इसके अलावा सोसाइटी को भी प्रोटेक्शन देने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं बिज़नेस एथिक्स। हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ एथिक्स, विच मीन्स कि कौन कौन से फील्ड्स में जो एथिक्स है यूज़ हो रहा है।
तो बिजनेस वर्ल्ड में जो एथिक्स है वो मेनली 5 फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। पहला है एथिक्स इन कंप्लायंस। कंप्लायंस वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है कि सपोज़ किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं तो ये इंश्योर करना कि वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, मीन्स वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो जो गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज बनाती है कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, एथिक्स ये इंश्योर करवाते हैं कि सारी की सारी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस उन लॉज एंड रूल्स को फॉलो ज़रूर करें। एंड इसके अलावा एथिक्स को अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फाइनेंस, मीन्स जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी फाइनेंस को इफ़ेक्टिवली यूज़ करे, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही कामों पे ही लगाए जिसका सोसाइटी को बेनिफिट हो, कोई भी नुकसान ना हो। और उसके बाद है एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ या उसका स्टाफ काम कर रहा है, कंपनी उनके लिए एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करे, उनको टाइम टू टाइम सैलरीज वगैरह पे करे, अगर उनको लीव चाहिए तो लीव दें। एंड इसके अलावा जब कंपनी रिक्रूटमेंट करेगी तो सही पर्सन को ही सिलेक्ट करे, कोई भी अनएथिकल मेजर यूज़ ना करे, मीन्स वो किसी भी गलत एम्प्लॉय को जॉब ना दे, कोई पर्सन उसका फेवरेट है उसको जॉब दे दी लेकिन जो कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको उसने जॉब नहीं दी, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में भी एथिक्स यूज़ करे एंड प्रोडक्शन में भी, मीन्स कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की गलत एडवर्टाइजमेंट ना करे एंड कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस करे जिसका सोसाइटी को नुकसान हो। और उसके बाद है एथिक्स इन रिसर्च। रिसर्च बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से डाटा कलेक्ट करेगी एंड उस डाटा के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शंस लगाएगी। तो जो कोई भी पर्सन या एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो भी एथिक्स को फॉलो करे, मीन्स वो सही डाटा कलेक्ट करे, वो पर्सनली बायस ना हो, कंपनी को फॉल्स या गलत डाटा ना सप्लाई करें क्योंकि इससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एथिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले है एथिक्स एंड मोरालिटी। मोरालिटी वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी सोसाइटी की क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी काम करती है, मीन सोसाइटी के लिए क्या गलत है एंड क्या सही है। एथिक्स भी हमको यही बताता है कि किसी भी पर्सन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। उसके बाद है एथिक्स एंड रिलीजियन। तो सोसाइटी में काफ़ी तरह के रिलीजियंस हैं एंड ये सारे के सारे रिलीजियंस अपने फॉलोअर्स को यही बताते हैं कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, एंड सेम चीज़ हमें एथिक्स भी बताते हैं। सो इट मीन्स एथिक्स एंड रिलीजन भी आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद है एथिक्स एंड लॉ। तो जो किसी भी कंट्री का लॉ है वो बेसिकली उसके सिटीजन्स को ये चीज़ बताता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। अगर आप सही चीज़ करोगे तो आपको रिवार्ड वगैरह मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत चीज़ करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड यही काम एथिक्स करता है कि क्या चीज़ सही है एंड क्या गलत है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को बताता है, विच मीन्स लॉ एंड एथिक्स आर आल्सो रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद है एथिक्स एंड वैल्यूज़। सो जिस तरह से एथिक्स किसी भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को गाइड करते हैं, सेम वही काम होता है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ का मतलब होता है किसी भी पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स जो उसके बिहेवियर को गाइड करे। वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स के बेसिस पे उसे गाइड करती है कि उसके बिहेवियर के लिए क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एथिक्स। तो बेसिकली एथिक्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहले नंबर पे है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स हम एथिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जो हमें एथिकल कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग एंड उसके ओरिजिन के बारे में बताता है। मीन्स एथिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ।
एंड उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हमको किसी भी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है। उसके बाद है नॉर्मेटिव एथिक्स। ये हमें अलग अलग तरह के रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस एंड उन थ्योरीज के बारे में बताता है जो किसी भी पर्सन के एक्शन को गाइड करते हैं। उसके बाद है अप्लाइड एथिक्स। जब एथिक्स को किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो ये एक अप्लाइड एथिक्स की फॉर्म है। और उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि किसी भी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसमें मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सब पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स का। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ एथिक्स। तो मेनली 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एथिक्स माने जाते हैं। पहले नंबर पे है रिलीजन, उसके बाद कल्चर एंड लॉ। जो रिलीजन एंड कल्चर है ये सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को गाइड करता है कि आपके कल्चर के लिए या रिलीजन के लिए क्या सही है या क्या गलत है। मीन्स रिलीजन एंड कल्चर सोसाइटी के एक पर्टिकुलर ग्रुप को एथिक्स के बारे में सिखाता है। एंड जो लॉ है वो पूरे के पूरे कंट्री में अप्लाई किया जाता है। मीन्स ये पूरे के पूरे कंट्री के सिटीजन्स को बताएगा एथिक्स के बारे में। मीन्स क्या मॉरली एंड लीगली सही है किसी भी सिटीजन के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। पहले नंबर पे है इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से बनेगी। तो वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं जिनके ग्रुप ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उन इंडिविजुअल्स की पर्सनल नॉलेज, उनकी पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल गोल्स एंड उनकी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ेगा ओवरऑल कंपनी के बिजनेस एथिक्स पे। एंड उसके बाद है सोशल फैक्टर्स। अब जो एम्प्लॉयज़ या पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते होंगे, उनकी फैमिलीज अलग होगी, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होगा। तो इन सब सोशल फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की बिजनेस एथिक्स पॉलिसी के ऊपर। मींस जितने अलग अलग तरह के लोग काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने व्यू पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग सजेशंस देंगे कंपनी के बिजनेस एथिक्स डिज़ाइन करने में। एंड उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी भी फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कंपनीज एक्ट अप्लाई किया जाता है, एंड वैसे ही जो सपोज करें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ रहा है, उसी के बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एथिक्स पॉलिसी डिज़ाइन करेगी। उसके बाद है कॉरपोरेट कल्चर्स। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो कंपनी को फोर्सफुली फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी कंपनी ने एडिशनल क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए हैं अपने लिए जिनको वो फॉलो करेगी एंड अपने एथिक्स का पार्ट बनाएगी, वो सब आता है कॉरपोरेट कल्चर के अंदर। जैसे कि किसी भी कंपनी का कल्चर हो सकता है कि वो लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में भी अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को अटेंड करेगी। तो ये वाला जो कल्चर है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा, लेकिन किसी किसी में नहीं किया जाएगा। उसके बाद है एथिकल क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री। तो बिजनेस वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एंड उन सभी इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस एथिक्स अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अलग बिजनेस एथिक्स होगा एंड सर्विस इंडस्ट्री का अलग बिजनेस एथिक्स होगा। तो अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है किसी भी फील्ड में, तो उसे वही बिजनेस एथिक पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी जो उसकी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होती हैं।
एंड उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एथिक्स। किसी भी कंट्री में जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं या गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, उनकी जो एथिकल पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है। या इसके अलावा कोई भी अगर लीगल पॉलिसी है या लॉ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ एक्ट हो गया या और कोई भी एक्ट हो गया, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी भी एक्ट में या किसी भी लॉ में चेंजेस कर सकती है अगर वो पूरे कंट्री का बिजनेस एथिकल सिस्टम जो है चेंज करना चाहती है। एंड जो भी गवर्नमेंट चेंजेस करेगी वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है लीगल सिस्टम। अगर किसी कंट्री का लीगल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस कंट्री में बिजनेस एथिक्स को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री का लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मींस पुनिशमेंट्स वगैरह नहीं दिए जाते अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो ना करे, तो उस कंट्री का जो बिजनेस एथिक्स वाला सिस्टम है वो भी उतना ही ज़्यादा वीक होगा। उसके बाद है रिलीजन। तो किसी भी सोसाइटी में काफ़ी तरह के रिलीजन्स होते हैं। एंड जब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, तो जो एथिक्स उसने पहले अपने रिलीजन से सीखे होते हैं, उन्हीं एथिक्स को वो अपने बिजनेस में भी अप्लाई करता है। एंड इसके अलावा सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इसका इफ़ेक्ट भी पड़ेगा किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एथिक्स के ऊपर। एंड उसके बाद है लीडरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो जितना इफ़ेक्टिव पर्सन होगा, मींस वो जितना बढ़िया लीडर होगा, उतने ही अच्छे बिजनेस एथिक्स वो बना पाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बढ़िया सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है अपना बिजनेस कंडक्ट करने में, उसे हम कहेंगे एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि मिशन एंड वैल्यू ड्रिवन। उसको अपने मिशन के बारे में प्रॉपर पता होता है कि उसने क्या वैल्यू या उसने अपना क्या लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है। उसके बाद है मैनेजमेंट फोकस। मीन्स एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होती है। एंड इसके अलावा एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, लॉयल्टी होगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। एंड इसके अलावा कंसर्न होगी एक दूसरे से, मतलब वो इनफॉर्मल रिलेशंस भी बना के रखेंगे अपने कोलीग्स के साथ। एंड इसके अलावा लीडरशिप काफ़ी बढ़िया होगी एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस करेगी। एंड इसके अलावा एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगी एंड रिस्क टेकिंग भी होगी। एंड इसके बाद है फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक बढ़िया एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, एंड उसके बाद एक प्रॉपर वेल इस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स चाहिए। एंड इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास। एथिक्स की ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। एंड उस कंपनी में एक एथिक्स की अलग से कमेटी भी होनी चाहिए, जिसमें एक एथिक्स का ऑफिसर जो है वो हेड हो। एथिकल एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देना चाहिए एंड अनएथिकल एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट देनी चाहिए। एंड इसके अलावा कंपनी के हर एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट भी मस्ट है कंपनी को एक बढ़िया एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड बिजनेस एथिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है कि कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरह के बिजनेस रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकता है। एंड ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल सोसाइटी बना दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी काफ़ी सारे नए एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं किसी भी कंट्री को। एंड इन ग्लोबल एथिकल इश्यूज को ही अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे है रिस्क इन जॉब्स। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से लेबर को भी इंपोर्ट कर सकता है। तो मोस्टली जो कंट्रीज़ क्या करते हैं, जिस कंट्री से उनको चीपेस्ट लेबर मिलती है
वो वहीं से लेबरर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं सो दैट उनकी कॉस्ट जो है वो कम पड़े। लेकिन इसके बदले में उस कंट्री के खुद की जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है। और उसके बाद है ब्रेन ड्रेन। जो आजकल का यूथ है उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। उनका ये व्यू पॉइंट है कि उनको फॉरेन कंट्रीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए वो मूव कर जाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होने के बाद भी उन्हें ग्रोथ नहीं मिलती तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हर कंट्री यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करे, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। एंड ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज या ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता है। फिर उसके बाद है हेल्थ इश्यूज़। तो कई बार जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए सेफ़ है या नहीं है। उसके बाद है फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी। तो आज ग्लोबलाइजेशन की एरा में जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है तो वो फॉरेन कंट्री से भी फंड्स ले सकते हैं, उनसे लोन वगैरह लेते हैं। मींस आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। एंड ये फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी कुछ लिमिट्स तक ही ठीक है। अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर जाएगी तो इसका जो बर्डन है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है। एंड इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ में आपको कल्चरल डिफरेंसेस भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड उसके बाद है मिस इंटरप्रिटेशन। कई बार कुछ कंट्रीज़ करप्ट होती हैं तो वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब डीलिंग करती हैं तो वो किसी भी चीज़ की मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। वो अपनी डर्टी ट्रिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ फ्रॉड करने के लिए। और उसके बाद है गिफ्ट्स। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में हम नॉर्मली देखते हैं कि जब किसी भी पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय से कोई काम करवाना हो तो वो उसे गिफ्ट्स वगैरह भी देता रहता है, या उसे हम रिश्वत भी कह सकते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए, वहाँ पे इस तरह के गिफ्ट्स देना बिल्कुल ही बैन है। मींस कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो किसी एक्सटर्नल पार्टी से कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता। हमारा अगला टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मींस जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉलो करेगी। तो पहले नंबर पे है ऑनेस्टी। मींस किसी भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। एंड इसके अलावा इंटेग्रिटी। मींस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में मिलजुल के कोऑपरेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ एक होके काम करें एज आ टीम। एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए। उन्हें अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होने चाहिए। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना करें। एंड उसके बाद है फेयरनेस। मीन्स जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर बिहेवियर करे। मीन्स किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी एम्प्लॉय के साथ। एंड उसके बाद है कंसर्न फॉर अदर्स। मीन्स सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वो एक दूसरे की पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करे। मीन्स वो एक दूसरे का पर्सनली ख्याल रखें। एंड इसके अलावा कंपनी के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। एंड इसके अलावा जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है या कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेटेस्ट बिजनेस लॉज को फॉलो ज़रूर करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी की मैनेजमेंट बोनस एक्ट को, सैलरीज एंड वेजेस एक्ट को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को, इन सभी एक्ट्स की प्रोविजंस को ध्यान से फॉलो करें।
एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन्स एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं वो भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें, क्योंकि उनसे ही उनके जो जूनियर पर्सन्स हैं वो क्वालिटीज़ सीखेंगे। एंड जहाँ तक हो सके डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाता है। एंड इसके अलावा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें एक्सेलेंस को अचीव करने में, सो दैट कंपनी एंड उसके एम्प्लॉयज़ दोनों ही ग्रो कर पाएँ। एंड इन सब के अलावा कंपनी के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें उसकी एक बढ़िया रेपुटेशन एंड गुडविल बिल्ड करने में। एंड जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से अगर कोई इन्होंने प्रॉमिस किया है या टॉप मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई प्रॉमिस किया है वो उस प्रॉमिस को पूरा ज़रूर करें। या इसके अलावा कंपनी ने अगर कस्टमर्स के साथ कोई प्रॉमिस किया है उसे भी पूरा ज़रूर करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की गुडविल के ऊपर। मींस किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। और उसके बाद अगला टॉपिक है स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ कोई गलत एक्टिविटी ना करे, वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे। एंड इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट्स जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर करनी चाहिए। एंड इसके अलावा जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिट करवाना लीगली कंपलसरी है वो स्टेचुटरी ऑडिट ज़रूर करवाएं। एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जो पर्सन डिज़र्विंग है, जो एम्प्लॉय डिज़र्विंग है उसे प्रमोशन दे। एंड इसके अलावा जो भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी जाए। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय ब्राइबरी एंड करप्शन को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर पड़ सकता है। एंड इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी ना दे, उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसे कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी सर्विस देनी है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट्स अपने आप ही इंक्रीज होते जाएंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर के बेसिक राइट्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें। एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करें, विच मीन्स कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ कर सकते हैं, या इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मीन्स सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड बाद में उनको पूरा भी करें। एंड इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह की इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन ना करे। एंड मार्केट में मोनोपोली को भी अवॉइड करें, क्योंकि मोनोपोली का नुकसान सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को होता है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरी मार्केट को कंट्रोल करेगी। अगर पूरी की पूरी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा तो उस केस में कस्टमर्स का बेनिफिट होगा, विच मीन्स मोनोपोली को एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं माना जाता। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में मोनोपोली को सपोर्ट ना करे, इसकी जगह परफेक्ट कंपटीशन को सपोर्ट किया जाए। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बेसिकली ये जो बिजनेस एथिक्स की थ्योरीज हैं उनको दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज या टेलियोलॉजिकल थ्योरीज, एंड दूसरे नंबर पे है नॉन कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज या डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। तो कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज वो होती हैं जो किसी भी एक्शन के या एक्टिविटी के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हो, एंड इनको हम टेलियोलॉजिकल थ्योरीज भी कहते हैं। एंड टेलियोलॉजिकल में जो टेलोस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है
गोल, विच मीन्स ये वाली थ्योरीज गोल्स या रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज की भी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है ईगोइज्म। ईगोइज्म में किसी भी पर्सन का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। मीन्स कोई भी पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वही एक्टिविटी करेगा जो उसे सही लगती है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूटिलिटेरियनिज्म। ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। यूटिलिटी वर्ड का बेसिक मीनिंग है सेटिस्फेक्शन। तो जो एक्टिविटी या एक्शन किसी भी पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे वो पर्सन उसी एक्शन को परफॉर्म करेगा। एंड यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी की भी आगे दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ये थ्योरी बेस्ड है किसी भी पर्सन के पेन एंड प्लेजर के ऊपर। अगर किसी पर्सन को कोई एक्शन परफॉर्म करते टाइम पेन महसूस हो रहा है तो वो उस एक्शन को नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते टाइम उसे प्लेजर महसूस हो तो वो उसी एक्शन को परफॉर्म करेगा। एंड उसके बाद है मिल्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो जो एक पर्सन था मिल्स, उसने बेंथम्स थ्योरी में जो कमियां थी उनको दूर किया एंड एक अपनी मॉडिफाइड थ्योरी निकाली एंड उसका नाम पड़ गया मिल्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये भी यूटिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। एंड उसके बाद हमारे पास नॉन कॉन्सिक्वेंटल या डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। नॉन कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज वो होती हैं जो किसी भी पर्सन के एक्शंस के ऊपर बेस्ड हो एंड ये रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड बिल्कुल नहीं होती। एंड डियोंटोलॉजिकल में जो डियोन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्यूटी। नॉन कॉन्सिक्वेंटल थ्योरीज की भी काफ़ी टाइप्स है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है कैंटियन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू कैंटियन थ्योरी कोई भी पर्सन अपने एक्शन को देखता है कि उसने जो एक्शन करना है वो एक्शन उसके लिए सही है या गलत है। उस एक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर वो पहले ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान सिर्फ एक्शन के ऊपर होगा। एंड उसके बाद है द डिवाइन कमांड थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है जो कि किसी भी पर्सन को अपने रिलीजियन से सीखने को मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। एंड ये थ्योरी बेस्ड है किसी भी पर्सन के मॉरल कैरेक्टर के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर जिसने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। मीन्स ये थ्योरी पर्सन की इंटेंशन को देखेगी जिसने एक्शन परफॉर्म करना है कि उस पर्सन ने सही इंटेंशन के साथ एक्शन परफॉर्म किया है या उसकी इंटेंशन गलत थी। एंड उसके बाद है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं, लॉ है, उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो पूरे के पूरे कंट्री में, पूरी सोसाइटी में एथिक्स एंड जस्टिस को मेंटेन करें। एंड उसके बाद है थ्योरी ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिबर्टी इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी पर्सन। तो किसी भी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन अगर सही लगता है तो उसको पूरी फ्रीडम या पूरी लिबर्टी दी जाती है वो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स कोई भी पर्सन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉजेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। तो सबसे पहले नंबर पे है इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कि अनएथिकल बिहेवियर का कारण बनते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है एंड अगर वो लोग ही अनएथिकल होंगे तो वो मिलके एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं बना पाएंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स में पहला पॉइंट है सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेड्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल काम कर रहे हैं उन सब के अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेड्स होंगे। मीन्स कोई पर्सन अच्छा सोचता होगा, किसी की बढ़िया मॉरल वैल्यूज़ होंगी,
लेकिन इसके ऑपोजिट लोग भी होते हैं। मींस कुछ पर्सन डिसऑनेस्ट होते हैं, वो ब्राइबरी को सपोर्ट करते हैं, वो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो कारण बनते हैं अनएथिकल बिहेवियर का। एंड इसके अलावा कुछ पर्सन मॉरल वैल्यूज़ में ही नहीं बिलीव करते, तो ऐसे पर्सन भी कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अनएथिकल बनाने में। एंड इसके अलावा अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग एथिकल बिलीव्स होते हैं। मीन्स किसी पर्सन का बिलीफ हो सकता है कि आज के टाइम पे एक ईमानदार व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ऐसी अनएथिकल थिंकिंग वाले पर्सन्स ही होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं। एंड इसके अलावा जिन पर्सन्स की मॉरल डेवलपमेंट कम होगी वो भी प्रमोट करेंगे अनएथिकल बिहेवियर को। एंड कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एथिकल डिसीजन मेकिंग पुअर होती है। मीन्स वो कभी सही तरीके से फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है, तो इसके कारण भी अनएथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रमोट होता है। एंड इसके अलावा कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जिनको ईजिली मिसगाइड किया जा सकता है, तो ऐसे पर्सन्स अगर किसी भी अनएथिकल पर्सन्स की बातों में आ जाएं तो वो खुद भी अनएथिकल हो जाएंगे एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी अनएथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। एंड इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। सबसे पहले है अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ही अनएथिकल है तो उसमें जितने भी पर्सन्स काम करेंगे उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स कई बार अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होने के कारण एथिकल पर्सन्स भी अनएथिकल तरीके से काम करने लग जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर अनएथिकल है या लीडर वीक है तो उस केस में बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ भी अनएथिकल हो सकती हैं, क्योंकि जैसा लीडर करेगा वैसे ही उसके फॉलोअर्स करेंगे। और उसके बाद है सर्टेन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बार जो एम्प्लॉयज़ को जॉब प्रोफाइल दी जाती है वो जॉब प्रोफाइल ही ऐसी होती है कि कोई भी एम्प्लॉय उसमें 100% एथिक्स नहीं फॉलो कर सकता। मीन्स कभी ना कभी उसको अनएथिकल वे में कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जॉब रोल का नेचर ही ऐसा है। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज़ में अनएथिकल बिहेवियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके बाद है सिचुएशनल फैक्टर्स। मीन्स कई बार किसी भी पर्सन के आगे सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि उसे अनएथिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई एंड सपोज उसको आपकी अकाउंट बुक्स भी ठीक नहीं लगी एंड इसीलिए वो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाना चाहते हैं एंड आपका बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होगा या ओनर होगा उसके ऊपर सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि वो अनएथिकल चीज़ें यूज़ करे। मीन्स वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को रिश्वत ऑफ़र करेगा, गिफ्ट्स ऑफ़र करेगा कि वो उसको छोड़ दें और वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मीन्स कई बार पर्सन्स किसी सिचुएशन से बचने के लिए भी अनएथिकल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं अनएथिकल बिहेवियर को, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसी एथिकल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो एंड वो इंडस्ट्री का एथिक्स कैसा है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के ऊपर कैसे हैं, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, या इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो एक कैसा पर्सन है, वो एक एथिकल पर्सन है या अनएथिकल। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस, या इस टॉपिक को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, हाउ टू प्रमोट एथिकल कल्चर इन इंडिया। सेम ही पॉइंट्स होंगे इन दोनों टॉपिक्स के। तो सबसे पहले है क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रेडी करे, बाद में उनको इम्प्लीमेंट करे
एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। एंड जो कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है, टाइम टू टाइम उस कोड का रिव्यू भी ज़रूर किया जाए। इससे ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, या इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि सारे एम्प्लॉयज़ उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड इसके बाद है लीड बाय एग्जाम्पल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लीडर है, वो खुद एथिकली बिहेव करे एंड बाद में अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ही एग्जाम्पल दे कि जैसे मैं सारे काम एथिकली कर रहा हूँ वैसे ही आप करें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रीइंफोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ही क्लैरिफाई कर दे कि अगर आप अनएथिकली बिहेव करेंगे तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ एथिकली बिहेव करेंगे उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनके लिए एक रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, उनको प्रमोशन वगैरह दिए जा सकते हैं, उनको नॉन कैश बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, या इसके अलावा उनका सैलरी इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है। एंड इन सब के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम एथिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाए। एंड जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग्स वगैरह भी ज़रूर करे एंड वो मीटिंग्स में डिस्कस करें कंपनी की एथिकल पॉलिसीज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते टाइम अगर मिस्टेक करते, तो उसको इमीडिएटली मिस्टेक को करेक्ट करने का तरीका बताया जाए, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए दोबारा से। एंड इसके अलावा जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नए रिक्रूटमेंट्स करती है, तो उसी टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन उन पर्सन्स की रिक्रूटमेंट करें जिनकी एथिकल वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए। मीन्स एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम दी जाए सो दैट वो पर्टिकुलर सिचुएशंस में खुद अपने लिए डिसाइड कर पाएँ कि क्या उनके लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिकल है एंड क्या अनएथिकल है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस से। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस जिससे एक कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी कंपनी को कंट्रोल या गवर्न किया जाएगा उसको अपना पर्पस अचीव करने के लिए। एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये भी क्लैरिफाई करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किन किन पर्सन्स के पास पावर है एंड कौन से पर्सन्स एंड एम्प्लॉयज़ किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस ये भी बताएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस एम्प्लॉय के पास डिसीजंस लेने की पावर है एंड कितने लेवल की पावर है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। मीन्स कॉरपोरेट गवर्नेंस को फ्रेम करते समय किन बातों का, किन प्रिंसिपल्स का खास ख्याल रखा जाता है। तो पहले नंबर पे है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसके ऑनर होते हैं। तो इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का बेसिक एंड मेन प्रिंसिपल होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स को उनके बेसिक राइट्स जैसे कि मीटिंग अटेंड करने के राइट्स, उनके वोटिंग राइट्स या इसके अलावा बोनस शेयर्स वाले राइट्स वो उनको प्रोवाइड करवाए जाएं। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के सभी शेयर होल्डर्स के साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाए।
मीन्स चाहे कोई कंपनी का छोटा शेयर होल्डर है, चाहे किसी कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर है, उनके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का मेन एम सिर्फ शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना या उनका ख्याल रखना नहीं होता। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखती है, मीन्स वो उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स। एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का एम होता है कि इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को फिक्स करता है। एंड इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर को भी प्रमोट करता है, मींस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ इंटेग्रिटी के साथ काम करें एंड एथिकली राइट वे में काम करें। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में फुल डिस्क्लोजर एंड फुल ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रीड्रेसल मैकेनिज्म एंड कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सके एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एथिकल इश्यूज इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। मीन्स हमें एक किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में या किसी भी कंपनी में कौन कौन से एथिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो पहले नंबर पे है ब्राइबरी। ब्राइबरी मीन्स रिश्वत या करप्शन। तो जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे अनएथिकल लोग होते हैं, अनएथिकल एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनको कोई ब्राइब करता रहेगा तो वो उनका काम करते रहेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद है कोअर्जन। कोअर्जन वर्ड का बेसिक मीनिंग है किसी भी दूसरे पर्सन से फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती अपना काम करवाना। तो ऐसा कई बार कंपनीज़ में देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा पावर वाला पर्सन होता है, ज़्यादा अथॉरिटी वाला पर्सन होता है, वो अपने जूनियर से काफ़ी सारे गलत काम ज़बरदस्ती करवा लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के ऑनर ने कंपनी के इंटरनल ऑडिटर से फॉल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करवा लिए ज़बरदस्ती। एंड उसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है सपोज़ कोई काम किसी कंपनी को पब्लिकली करना होता है, लेकिन वो काम वो अंदर ही अंदर करते जा रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी ने नए शेयर्स इशू करने हैं एंड वो एक पब्लिक कंपनी है, तो लीगली उसको एक नोटिस निकालना पड़ेगा, उसको किसी भी बिज़नेस न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देनी पड़ेगी, लेकिन वो कंपनी ऐसा नहीं कर रही। उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने ही जान पहचान वाले पर्सन्स को कंपनी के नए शेयर्स बेचे जा रही है, तो इसे हम कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। सो इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग हुआ कि कोई भी कंपनी अंदर ही अंदर काम करती रहती है बिना किसी बाहर वाले पर्सन को पता लगे। एंड इसके बाद है इवेजन ऑफ टैक्स। एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अलग अलग तरीके निकालती रहती है जिससे वो टैक्स देने से बच सके, एंड कई बार वो इलीगल वेज भी यूज़ करती है टैक्स से बचने के लिए। एंड उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट में 5 पर्सन हैं, एंड ऐसा काफ़ी बार हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उन सभी पर्सन्स के व्यू पॉइंट्स आपस में मैच ना करें, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। मींस उनके व्यूज़ आपस में मिसमैच करेंगे एंड वो लड़ सकते हैं। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हो सकता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट के बीच भी हो सकता है, एंड कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच भी हो सकता है। एंड इसके अलावा कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा
कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कोई गलत काम करवाने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देते हैं या गिफ्ट देते हैं, एंड ये करप्शन एंड ब्राइबरी की ही टाइप है। एंड कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टेक होल्डर्स के साथ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट भी करती हैं। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए लेकिन वो फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे, वो अपने क्रेडिटर्स को भी सही टाइम पे पेमेंट्स नहीं दे रहे, कंपनी के पास पैसा है फिर भी नहीं दे रहे, तो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। या इसके अलावा कई बार ऑर्गेनाइजेशंस गलत तरीके से भी प्रॉफिट को जमा करती रहती है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज़्यादा डाल दी, तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि बुक्स में कंपनी का प्रॉफिट कम शो होगा, एंड जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन उसने डाली है वो वाला एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो कंपनी के ओनर्स अपनी जेब में डालेंगे। एंड इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमें कई तरह के फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं, या इसके अलावा काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। मीन्स सपोज करें कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन वो फिर भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है एंड वो इन्वायरमेंट की अपग्रेडेशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रही, तो इसका मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इन्वायरमेंट को टोटली नुकसान पहुंचाती है। एंड उसके बाद है कॉरपोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। मींस टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चेंजेस भी किए जाते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के रूल्स में। तो सबसे पहले है अमेंडमेंट्स मेड इन द वेरियस एक्ट्स सच एज कंपनीज एक्ट। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, सैलरीज एंड वेजेस एक्ट हो गया, या इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिलेटेड चेंजेस। एंड इसके अलावा इंडिया में काफ़ी सारी कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग एजेंसीज भी इस्टेब्लिश करी गई हैं। तो इन एजेंसीज का बेसिकली काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको एप्लीकेशन देगी। मींस ऑर्गेनाइजेशंस इन एजेंसीज को कहेंगी कि ये उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस को रेटिंग दे। तो एप्लीकेशन आने के बाद ये रेटिंग एजेंसीज उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ को ध्यान से मॉनिटर करेगी, उनको ध्यान से समझेगी, एंड उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट गवर्नेंस को रेटिंग प्रोवाइड करी जाएगी। एंड जिन ऑर्गेनाइजेशंस की रेटिंग ज़्यादा बढ़िया हो वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड कर सकती हैं, उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, एंड इसके अलावा उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल एंड रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होगी। एंड इसके अलावा इंडिया में टाइम टू टाइम काफ़ी सारी कमेटीज़ भी इस्टेब्लिश करी गई, जैसे कि कैडबरी कमेटी रिपोर्ट, नरेश चंद्र कमेटी, NR नारायण सत्यमूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो इन कमेटीज़ का बेसिक काम क्या होता है, ये पहले तो किसी भी कंट्री के कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ रिलेटेड लॉज को स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं कंपनीज़ में उसको स्टडी करेंगे, एंड बाद में इस डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करके ये कंट्री की गवर्नमेंट को सजेशंस देती है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एंड उसके बाद है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो किसी भी कंट्री की सारी कंपनीज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए टाइम टू टाइम काफ़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़, अलग अलग पेनल्टी वाली प्रोविजंस या पुनिशमेंट प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। एंड इसके बाद है इंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि इन स्टेक होल्डर्स से ही गवर्नमेंट को या रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक्चुअल में पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉरपोरेट कल्चर या उसका कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा है,
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल, कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए भी कोई एक्टिविटी करे जिससे सोसाइटी या इन्वायरमेंट का बेनिफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंपनी ट्रीज़ प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर सकती है, कम फीस के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकती है, या इसके अलावा पब्लिक पार्क्स वगैरह भी ओपन करवा सकती है। इन द प्रेजेंट मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक कंपलसरी एक्टिविटी बना दिया गया है एंड कंपलसरी होने के साथ साथ CSR एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी भी है, मीन्स ये रेगुलर बेसिस के ऊपर करी जाएगी। CSR में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस करना पड़ता है, मीन्स वो प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करेगा लेकिन वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कुछ करेगा। एंड इसके अलावा CSR एक परवेसिव एक्टिविटी है। एक परवेसिव एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको परफॉर्म करने के बाद उस एक्टिविटी की न्यूज़ जो है वो काफ़ी वाइडली स्प्रेड हो जाती है। सो मीन्स अगर कोई भी कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ रेगुलरली परफॉर्म करेगी तो उस कंपनी का नाम काफ़ी लोगों तक फैल जाएगा, मीन्स उस कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन। मीन्स जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी CSR एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए परफॉर्म करती है। एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की CSR एक्टिविटीज़ से हमें उसकी प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, मॉरल्स एंड एथिकल बिलीफ्स का पता चलता है। मीन्स अगर कोई कंपनी बढ़िया CSR एक्टिविटीज़ करेगी तो उसको एक बढ़िया एथिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरीज ऑफ CSR। तो सबसे पहले है क्लासिकल व्यू थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर ही फोकस करती है। इस थ्योरी का मेन फोकस होता है शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और किसी भी स्टेक होल्डर की तरफ ये थ्योरी फोकस बिल्कुल नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। इस थ्योरी का मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सो दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। विच मीन्स ये थ्योरी सिर्फ शेयर होल्डर्स पे नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करती है। एंड उसके बाद है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के एजेंट्स हैं, तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के लिए ही काम करेंगे। एंड उसके बाद है लेजिटिमेसी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही है। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगी। एंड उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म तो करेगी लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रेशर की वजह से। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर ने कोई CSR एक्टिविटी करी, या इसके अलावा गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को CSR एक्टिविटी करने के लिए, तो ऐसे केसेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फोर्सेस की प्रेशर की वजह से CSR एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। एंड उसके बाद है स्टेक होल्डर थ्योरी। तो इस थ्योरी का मीनिंग नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। मीन्स वो अपने हर स्टेक होल्डर की ज़रूरतों का ख्याल रखेगी एंड वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए टर्न बाय टर्न CSR एक्टिविटीज़
परफॉर्म करेगी। एंड उसके बाद है एथिकल थ्योरीज। एथिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग CSR जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया जाना चाहिए। एंड उसके बाद है मॉरल थ्योरीज। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसका ऑनर जो है वो CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा अपनी इंटरनल मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर अगर एक अच्छा इंसान एंड एथिकल प्रिंसिपल्स वाला इंसान होगा तो वो CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो एक अनएथिकल पर्सन हुआ तो वो कोई भी CSR एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेगा। एंड उसके बाद अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ CSR। तो सबसे पहले है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स जो हैं वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि क्या चीज़ उसके लिए सही है एंड क्या गलत है। सो इन दिस वे बिजनेस एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे ये चूज़ करने में कि वो कौन सी CSR एक्टिविटी परफॉर्म करे। एंड उसके बाद है गुड प्रैक्टिसेस। कोई भी CSR एक्टिविटी जो है वो गुड इंटेंशंस के साथ करी जाती है, तो इसीलिए गुड प्रैक्टिसेस भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है CSR का। एंड उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स विच कैन बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जिसके लिए कोई भी CSR एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएगी। एंड उसके बाद है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी भी कंपनी के काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं एंड इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। एंड उसके बाद है कस्टमर्स। कस्टमर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है कि वो सबसे पहले अपनी CSR एक्टिविटी अपने कस्टमर्स के लिए करे। और उसके बाद है वर्क प्लेस एंड लेबर रिलेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी जो लेबर है वो उसकी बैकबोन होती है, तो इसीलिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर क्लास पीपल के लिए भी करी जाती है। और उसके बाद है सप्लाई चेन, विच मीन्स किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो सप्लायर्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है CSR का। और उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए भी काफ़ी सारी CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है CSR का। Our next topic is levels or scope of CSR, and the first one is economic responsibility. एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मींस प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है एंड ये जो प्रॉफिट है ये सोसाइटी उसे देती है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो भी सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से प्रॉफिट ले रही है तो ये उसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के ऊपर स्पेंड भी करे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे लॉज बना दिए हैं CSR के साथ रिलेटेड एंड मैंडेटरी कर दिया है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए CSR एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी CSR एक्टिविटीज़ को पूरा करे। और उसके बाद है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मींस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर वो सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कुछ ज़रूर करे। और उसके बाद है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्ज़ी से वॉलंटियर बन के अलग अलग तरह के सोसाइटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डोनेशन देती है, सो दैट
सोसाइटी की बेटरमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रीब्यूशन डाल सके। एंड इसके बाद है अप्रोचेस टू CSR। तो पहले नंबर पे है कम्युनिटी अप्रोच। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशंस देगी। एंड कैश डोनेशंस के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना टाइम, अपनी मैन पावर एटसेट्रा भी डोनेट कर सकती है। एंड उसके बाद है फिलैंथ्रोपी अप्रोच। ये अप्रोच जो है ये स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती है एंड वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में। एंड ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी कैश डोनेशन के अलावा अपना टाइम, स्टाफ या मैन पावर एटसेट्रा भी डोनेट कर सकती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने विंटर सीज़न के ड्यूरिंग किसी स्कूल के बच्चों को फ्री स्वेटर्स वगैरह डोनेट कर दिए। एंड उसके बाद है शेयर्ड वैल्यू अप्रोच। इस अप्रोच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को काफ़ी वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, फ्री ओल्ड एज होम्स या इसके अलावा कोई भी और सोशल वेलफेयर वाली एक्टिविटी। एंड उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वेलफेयर को भी अपना मेन एम बना ले तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ बड़ी आसानी से कर सकती है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज CSR इन इंडिया। तो जो इंडिया की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज़ हैं वो भी अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से पूरी करती हैं। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज़ की अभी हम एग्जांपल्स को रीड करेंगे जो इंडिया में CSR परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले नंबर पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये जो कंपनी है ये अपनी CSR एक्टिविटीज़ में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग करती है, इसके अलावा यूथ एंड फार्मर की एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है एंड इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देती है। एंड ये कंपनी हर साल 80 से लेके 100 करोड़ तक की अमाउंट CSR के ऊपर स्पेंड करती है। एंड उसके बाद है टाटा पावर। इस कंपनी ने 2015 में 31 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे एजुकेशन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एंड इसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इसके अलावा रिसोर्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे भी स्पेंडिंग करी थी। एंड उसके बाद है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम ने भी 2015 में 33 करोड़ रुपए खर्च किए थे CSR के ऊपर। एंड भारत पेट्रोलियम के CSR के एरियाज़ थे एजुकेशन, वाटर सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। एंड उसके बाद है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक IT कंपनी है जो कि हर साल अपना CSR एक्सपेंडिचर पूरा करती है एंड ये काफ़ी सारी फील्ड्स के ऊपर CSR की अमाउंट खर्च करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, रिमूविंग माल न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ अबेंडेंड वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इसके अलावा ये कंपनी इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने पे भी अपना CSR एक्सपेंडिचर करती है। एंड उसके बाद है जुबिलेंट लाइफ साइंसेस। तो इस कंपनी के बेसिक एरियाज़ CSR के होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस और नीड और बेनिफिट्स ऑफ CSR। तो सबसे पहले तो CSR की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेटर पब्लिक एंड ब्रांड इमेज बनती है एंड इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। एंड अगर किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की CSR पॉलिसी बढ़िया होगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को एंड कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा एंड रिटेन भी कर पाएगा।
एंड इसके अलावा किसी भी ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन की CSR पॉलिसी उसे बाकी सारे के सारे ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करती है। एंड इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन CSR में अपना प्रॉफिट रेगुलरली स्पेंड कर रही है तो उसकी ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड्स को नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट रिडक्शन भी होगी। एंड बढ़िया CSR पॉलिसी की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे रिलेशंस बनते हैं अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। एंड किसी भी कंपनी की CSR पॉलिसी उसके इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट को भी फ्रेंडली एंड पॉजिटिव बनाती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया फील्ड्स में CSR एक्टिविटीज़ करेगी तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बढ़ेगी एंड इससे हेल्प भी मिलेगी मार्केट में कंपटीशन फेस करने में। एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़िया CSR पॉलिसीज़ होती हैं वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अपना बढ़िया इम्पैक्ट डालती हैं। वो कंपनी सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज़ के लिए एक रोल मॉडल बन जाती हैं। एंड इसके अलावा बढ़िया CSR पॉलिसीज़ वाली कंपनी का पूरी सोसाइटी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे कि टाटा कंपनी ने CSR एक्टिविटीज़ के तौर पे सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो इसीलिए टाटा ब्रांड की इमेज जो है वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैरियर्स और प्रॉब्लम्स टू CSR। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्म स्पेसिफिक बैरियर्स। अगर किसी भी फर्म के पास रिसोर्सेस ही नहीं है तो वो CSR एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगी। एंड इसके अलावा अगर फर्म का विज़न अच्छा नहीं है, अगर उसका विज़न सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है, लॉन्ग टर्म के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रही, तो ऐसी कंपनीज़ भी CSR में स्पेंडिंग नहीं करती। एंड इसके अलावा अगर किसी कंपनी के पास या फर्म के पास लैक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स हैं तो वो मेज़र ही नहीं कर पाएगी कि CSR के उसको लॉन्ग टर्म में कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। तो अगर उसको CSR के बेनिफिट्स नहीं पता होंगे तो वो CSR में स्पेंडिंग भी नहीं करेगी। एंड अगर किसी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो, ऐसी कंपनी भी कोई भी CSR नहीं करेगी। एंड अगर किसी ब्रांड की या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं या डिवीज़न्स हैं तो वो आपस में ही कंपटीशन में लगी रहती है कि कौन सी डिवीज़न ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, एंड वो CSR की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। एंड इसके अलावा किसी भी फर्म का मैनेजर किस तरह की नेचर का पर्सन है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उस कंपनी ने CSR करना है या नहीं करना। एंड इसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैरियर्स। तो पहले नंबर पे है लो विलिंगनेस टू पे फॉर CSR। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो विलिंग ही नहीं होती CSR के ऊपर स्पेंडिंग करने के लिए, तो उन इंडस्ट्रीज़ में CSR का लेवल काफ़ी ज़्यादा लो होगा। एंड इसके अलावा आज के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स लगाए गए हैं। मीन्स जैसे कि अलग अलग कंपनीज़ को एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, GST देना पड़ेगा, एंड इसके अलावा ई-वे-बिल वाला टैक्स देना पड़ेगा, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स भी देना पड़ेगा। एंड कुछ केसेस में कुछ कंपनीज़ को हर साल सर्टिफिकेट या लाइसेंस रीन्यू करवाने की फ़ीस भी देनी पड़ती है। या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लीगल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो उसको ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, या एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास CSR के लिए काफ़ी कम पैसा बचता है, एंड वो पैसा भी कंपनीज CSR के ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। एंड उसके बाद है कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। अगर किसी भी इंडस्ट्री में CSR एक्टिविटीज़ को लेके कंपटीशन ही नहीं होगा तो उस इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस CSR एक्टिविटीज़ को करना अवॉइड करेंगी।
एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज इन इंडिया। तो सबसे पहले है ब्राइबरी। अगर इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर कोई काम नहीं करेगा दूसरे पर्सन का, तो वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। एंड ये काफ़ी कॉमन बात बन चुकी है इंडिया में। एंड इसके बाद है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। ये भी करप्शन एंड ब्राइबरी का ही एक पार्ट है। मीन्स अगर किसी पर्सन से कोई काम करवाना हो तो उसको गिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा ऑफ़र किए जाएंगे सो दैट वो हमारा काम आसानी से कर दे। एंड इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज़ करें किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एक कॉमन व्यू पॉइंट नहीं बनाएंगे अपना, मींस कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ और कहेगा एंड दूसरा कुछ और कहेगा, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगी, मींस वो आपस में लड़ पड़ेंगे। एंड उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। इस पॉइंट का बेसिक मीनिंग है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिकली करनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी वो सारी एक्टिविटीज़ प्राइवेटली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एक वैकेंसी निकली, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी के बारे में बताना चाहिए या किसी भी पब्लिक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में। वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ही किसी जान पहचान वाले पर्सन को अपॉइंट कर लेगी एंड नॉर्मल पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी भी निकली है। एंड उसके बाद है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी कमिटेड नहीं होते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है, उस एम्प्लॉय को उस कंपनी के कॉम्पिटिटर ने कॉन्टैक्ट किया एंड वो उससे जानना चाहता है उसकी कंपनी की कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एंड इसके लिए वो उसको रिश्वत दे रहा है। तो इंडिया में ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कुछ पैसों के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के सीक्रेट्स लीक कर देते हैं। एंड इन सब के अलावा इंडिया में टैक्स इवेजन, करप्शन आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी आपस में काफ़ी ज़्यादा रूड होता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एंड इसके अलावा इंडियन बिजनेस वर्ल्ड ने टाइम टू टाइम काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस फ्रॉड्स भी देखे। एंड उसके बाद है एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशंस। इंडिया में सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बढ़िया वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इंडिया के पर्सन्स काफ़ी जल्दी अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता। एंड जब तक किसी पर्सन को अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी अपनी वर्क प्लेस पे, तब तक वो अपनी जॉब चेंज ही करता रहेगा। एंड इन सब के अलावा इंडिया की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इल्लीगल एक्टिविटीज़ में भी इजीली इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि इसके लिए उनको बड़े बड़े MLAs या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ सपोर्ट करती हैं। एंड इन सब के अलावा इंडिया में और भी काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ से 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको सैलरी कम देते हैं, सैलरी टाइम पे भी नहीं देते। एंड इन सब चीज़ों का किसी भी पर्सन के कैरियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हमारा अगला टॉपिक है रीजंस फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो सबसे पहले है रिड्यूसिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो आज के टाइम पे जो इंडिया के लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी हैं, जिसके कारण इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनएथिकल प्रैक्टिसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। एंड इसके अलावा इंडिया में अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी कोई भी स्टेप्स नहीं लेती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर।
तो इसके अलावा इंडिया के जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी नकल करते हैं, मीन्स वो उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन वो उनके कल्चर की अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं सीखते, लेकिन बुरी चीज़ें काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। एंड इसके बाद है इलिटरेसी एंड डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में जो विलेजेस की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलिटरेट है, जो कि एक बड़ा कारण है इंडिया में अनएथिकल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होने का। एंड इसके अलावा इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी। फ़िलहाल अभी अभी इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो आई है, लेकिन अभी कुछ सालों बाद पता चलेगा हमें कि NEP 2020 इंडिया में कैसे परफॉर्म कर रही है, इसका कोई हमें बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में आपको काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाउरी सिस्टम हो गया। एंड इसके अलावा फीमेल फोर्टिसाइड भी इंडिया के कुछ एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया एक मल्टी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, मीन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा तरह के लोग रहते हैं जिनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। एंड इन सब रिलीजन्स के अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं। एंड अलग अलग बिलीफ्स होने के कारण कभी कभी ये अलग अलग रिलीजन्स वाले लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं। एंड इसके अलावा इंडिया में जो मीडिया है इसमें सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब आ जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं करते। ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ मीडिया ऐसी न्यूज़ बनाती हैं जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे। वो न्यूज़ सच हो या ना हो उससे मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इसके अलावा इंडियन मीडिया के थ्रू जो गलत एंड फेक न्यूज़ होती है वो ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होती है, एंड अच्छी न्यूज़ को कोई देखता भी नहीं। एंड इसके अलावा इंडिया में जैसे जैसे लोगों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे उनकी मॉरल वैल्यूज़ कम होती चली जा रही हैं। एंड इसके अलावा इंडियन फैमिलीज़ में जेंडर के बेसिस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इंडियन फैमिलीज़ में मेल चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं इंडिया में अनएथिकल प्रैक्टिसेस के, जैसे कि इंडिया में जो अनपढ़ लोग होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह बन जाते हैं एंड वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। एंड इसके अलावा इंडिया के हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सभी जगह पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करी जाती हैं। एंड इनको करेक्ट करने के लिए कोई भी पर्सन कोई एक स्टेप भी नहीं उठाता। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया टॉप कॉरपोरेट स्कैम्स। तो सबसे पहले है हर्षद मेहता केस। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था जिसे स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी एंड उसने गलत तरीक़ों से काफ़ी करोड़ों रुपए कमा लिए थे। एंड जब उसके फ्रॉड्स के बारे में पता चला तो उसके ऊपर काफ़ी कोर्ट केसेस चले, लेकिन उन कोर्ट केसेस का फैसला आने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। एंड हर्षद मेहता केस के ऊपर वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ भी बन चुकी हैं। एंड उसके बाद है केतन परेख। केतन परेख बाय प्रोफेशन एक CA था एंड उसने भी स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड ही स्कैम किया था। इसने स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करके गलत तरीके से काफ़ी प्रॉफिट बनाया था। एंड उसके बाद है सत्यम स्कैम। सत्यम बेसिकली एक कंप्यूटर सर्विसेज की कंपनी है। कुछ सालों में इस कंपनी को प्रॉफिट्स हो तो बिल्कुल नहीं रहे थे, लेकिन इसने अपनी अकाउंट बुक्स में सेल्स एंड प्रॉफिट्स फेक शो करवाए हुए थे। एंड जब गवर्नमेंट को या लोगों को इस फ्रॉड के बारे में पता चला तो इस कंपनी का केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया। एंड उसके बाद हमारे पास 4 केस स्टडीज़ हैं जो कि आपस में थोड़ी सी सिमिलर हैं।
पहले है रूप भंसाली स्कैम, उसके बाद सुब्रता रॉय स्कैम, उसके बाद श्रद्धा स्कैम चिट फंड कंपनी एंड उसके बाद NSCL स्कैम। इन चारों स्कैम्स में एक कॉमन फैक्टर है कि पहले तो इन कंपनीज ने या इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट कर लिए, लेकिन बाद में इन्वेस्टर से कलेक्ट किया गया पैसा उस काम में यूज़ ही नहीं किया गया जिसके लिए वो कलेक्ट किया गया था। एंड इन चारों केसेस में इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह से डुबो दिया गया एंड इन्वेस्टर्स को ना तो अपना पैसा वापस मिला ना रिटर्न। और उसके बाद है कोल स्कैम। ये एक पॉलिटिकल स्कैम है। इंडिया के कोल डिपॉजिट्स में जितने पैसे थे वो उसने यूज़ करने थे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में, लेकिन ये सारे के सारे कोल डिपॉजिट्स वाले फंड्स इल्लीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। एंड उसके बाद है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। तो 2G स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई मोबाइल कंपनी अपने टावर्स लगाती है तो उसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस उसे परमिशन देता है कि उस कंपनी के मोबाइल टावर्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर को यूज़ कर सके अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशंस छोड़ने के लिए, सो दैट हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनके ऊपर इंटरनेट चल सके। एंड इन टावर्स की रेडिएशंस छोड़ने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के दौरान गवर्नमेंट ने बिना रेडिएशंस चेक किए इल्लीगल तरीके से मोबाइल कंपनीज को लाइसेंस दे दिए। एंड उसके बाद है विजय माल्या स्कैम। विजय माल्या बेसिकली एक इंडियन बिजनेसमैन है। कुछ टाइम पहले ये किंगफिशर एयरलाइंस नाम का बिजनेस चलाता था। इसने इंडियन बैंक्स से काफ़ी ह्यूज अमाउंट का लोन लिया, करोड़ों में था ये लोन, लेकिन इसने वो लोन आज तक वापस नहीं किया एंड लोन रीपे बिना किए ही ये फॉरेन कंट्री में भाग गया। एंड आज के टाइम पे भी ये किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में ही रह रहा है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन एंड सोशल ऑडिट। स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन का बेसिक मीनिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। ये स्टेक होल्डर्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड करते हैं या और भी किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करे। स्टेक होल्डर्स को राइट होना चाहिए कि वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स देख सके। एंड इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई करी जाए। एंड इसके अलावा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ भी स्टेक होल्डर्स के राइट्स को सपोर्ट करे एंड रीड्रेस मैकेनिज़म्स होने चाहिए, सो दैट स्टेक होल्डर्स की कंप्लेंट्स को इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सके। एंड उसके बाद है सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट एक फॉर्मल रिव्यू है। इसमें कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन ये चेक करेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही है एंड क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना पा रही है या नहीं। इसमें ये असेसमेंट करी जाएगी कि कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ ठीक से परफॉर्म कर रही है या नहीं। इसमें कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा ये कंफर्म करने के लिए कि उसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा CSR की एक्टिविटीज़ में लगाया है या नहीं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोफेशनल वैल्यूज़ और स्किल्स। ये वो नेसेसरी स्किल्स हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए
अगर उसने किसी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो सबसे पहले है मॉरल्स, वैल्यूज़ एंड एथिक्स। मीन्स किसी भी पर्सन में बेसिक मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर होनी चाहिए। मीन्स वो एक अच्छे बिहेवियर वाला इंसान हो। एंड इसके अलावा वो इंटेग्रिटी में बिलीव करे। मीन्स वो सबके साथ मिलजुल के, कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ काम करे। एंड इसके अलावा उसके अंदर वर्क एथिक्स भी होनी चाहिए। मीन्स वो अपने काम की, अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करे। और उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो अपने कोलीग्स की, अपने सीनियर्स की एंड इवन अपने जूनियर्स की भी रिस्पेक्ट करे। एंड द नेक्स्ट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी कोलीग को किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसकी हेल्प करे। एंड अगर कोई भी कोलीग या एम्प्लॉई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ठीक नहीं है तो वो उसका ख्याल रखे, उसे सपोर्ट करे। एंड इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करे, करेज होनी चाहिए सो दैट वो नए नए चैलेंजेस को ब्रेवरी के साथ एक्सेप्ट करे एंड बाद में उन चैलेंजेस को पूरा भी करे। एंड उसके बाद है वैल्यूइंग टाइम। मीन्स कोई भी पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। वो पंक्चुअल होना चाहिए एंड उसे जो टारगेट्स दिए गए हैं वो टाइम से पहले ही अपने टारगेट्स को पूरा करे। एंड इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कोऑपरेशन के साथ काम करे बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ। एंड वो फुली कमिटेड होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए 100% एफर्ट्स करेगा। एंड उसके बाद है एम्पैथी, विच मीन्स कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के इमोशंस एंड फीलिंग्स को भी समझे। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी पर्सन अपने अंदर काफ़ी सारी न्यू स्किल्स डेवलप कर सकता है। एंड उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कॉमन टिप्स टू इम्प्रूव ऑल द प्रोफेशनल स्किल्स। तो अभी हम कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम अपनी सारी की सारी प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है रेगुलर प्रैक्टिस। आपको कोई भी स्किल अगर इम्प्रूव करनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको हर स्किल के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। एंड इसके अलावा आप अपने सीनियर से टिप्स ले सकती हो कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि आपके सीनियर्स भी कभी ना कभी आप ही के लेवल पे होंगे एंड वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करा। एंड इसीलिए वो आपको भी बेटर गाइड कर पाएंगे कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। एंड इसके अलावा आप काफ़ी तरह की प्रोफेशनल वर्कशॉप्स अटेंड कर सकती हो, 1 डे सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकती हो, जहाँ पे आपको काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप उसकी गाइडेंस ज़रूर लें। एंड उसके बाद है बी ऑप्टिमिस्टिक, बी फ्लेक्सिबल, बी अ लाइफ टाइम लर्नर। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करेंगे। एंड फ्लेक्सिबल मीन्स आप कभी भी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो। एंड आप हमेशा लाइफ टाइम लर्नर बने रहें, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। एंड उसके बाद है फाइंड मेंटर। तो सपोज़ करें आपका कोई भी रोल मॉडल है, मीन्स आप किस पर्सन की तरह बनना चाहते हो, तो आप उससे कांटेक्ट करें एंड आप उसको अपना मेंटर बना लें। तो ऐसा करने से वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाएगा कि आप कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आप उसी पर्सन की तरह कैसे ग्रो करें। एंड आप रेगुलरली फीडबैक लेते रहें अपने कोलीग से, अपने बॉस से या अपने मेंटर से,
सो दैट आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो एंड कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है। एंड इसके अलावा आप हमेशा किसी भी चेंज के लिए रेडी रहें एंड आप एक अच्छे वॉलंटियर भी बने। वॉलंटियर मीन्स कोई भी पर्सन जो कंपनी की हर एक्टिविटी में अलग अलग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है। एंड इसके अलावा आप अपनी वर्क प्लेस पे नए इनिशिएटिव लेने से कभी भी पीछे ना हटें। मीन्स आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लें। एंड इसके अलावा आप अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करें। मीन्स आपकी कौन सी स्किल्स अच्छी हैं एंड कौन सी स्किल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है एंड वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, उस वजह को फाइंड आउट करें, उस कारण को फाइंड आउट करें। एंड जब आपको कारण पता चल जाएगा तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे एंड खुद को बेटर बना पाएंगे। मीन्स अगर आपको गैप के बारे में पता चल गया तभी आप उस गैप को दूर कर पाएंगे एंड ग्रो कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी टिप्स यूज़ कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि जब आपको ब्रेक की ज़रूरत है आप ब्रेक लें, आप अपने क्लोज पर्सन से गाइडेंस लें एंड अपने सीनियर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद को रिलैक्स रखने के लिए आप अपनी हॉबीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप बढ़िया नॉलेजेबल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली बुक्स रीड कर सकते हैं या आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।